हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज नंबर थ्योरी का हम एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम कैसे आया ये सारा इंट्रोडक्शन हमने पहली वीडियो में किया, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको दूसरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े और हमारी रिवीजन भी हो जाए। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाते रहें। थ्योरम कहता है द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कहलाएगी अगर ये सॉल्वेबल हो। अगर ये सॉल्वेबल हो मतलब इसका ये है कि इसका सल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, इसका सल्यूशन आता हो। और सल्यूशन किसे कहते हैं? x, y। यानी कि x और y की वैल्यूज जो हैं हम फाइंड कर सकें तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन और इसके आंसर्स इंटीजर्स आने चाहिए। ax प्लस बी वाई, ए की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू। अगर ए बी सी कोई ना कोई वैल्यूज हैं, इसको इस फॉर्म में लिखा जाए, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर्स आती हैं तो हम कहेंगे कि ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। और अगर इसकी वैल्यूज इंटीजर नहीं आती तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। ये कल लेक्चर देखा था हमने। ए और बी पे चार केसेस आते थे। केस नंबर 1 था कि जब ए भी ज़ीरो हो जाए बी भी ज़ीरो हो जाए। केस नंबर 2 था कि या ए ज़ीरो हो जाए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या बी ज़ीरो हो जाए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और फिर लास्ट केस था कि ए भी ज़ीरो ना हो बी भी ज़ीरो ना हो। इस केस में हमने देखा कि हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे नहीं करते ये पिछले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। यानी कि ए और बी की जगह हमने ज़ीरो रखा तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू सी, तो एक्स और वाई ख़त्म हो गए और हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से पहले केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के साथ लिख देते हैं कि ए और बी दोनों जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो हमारे पास वो इक्वेशन में एक्स वाई की आंसर नहीं आएंगे, वो सोल्वेबल नहीं होगी तो वो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरे केस में हमने कहा कि अगर ए को ज़ीरो कर दें तो ये बी वाई इज इक्वल टू सी, और अगर वाई का आंसर एक इंटीजर होगा तो हम कहेंगे ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है। और अगर इसका आंसर एक इंटीजर नहीं आया तो ये एल डी ई नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक बी को ज़ीरो कर दें तो ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। अगर इसका आंसर इंटीजर आया तो ये एल डी ई होगा। अगर इसका आंसर इंटीजर नहीं आया तो ये हमारे पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। फिर हमने देखा जब ए और बी ज़ीरो नहीं है तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? तो इस तीसरे केस में जब एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी उस वक्त ये थ्योरम आ गया कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और एक्स और वाई इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स और वाई इंटीजर्स होंगे अगर डी डिवाइड करेगा सी को और डी हमारे पास ए बी का जीसीडी है। दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश करें। 1 2 3 4 5 माइंड फ्रेश हो गया। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन के अगर इंटीजर्स आंसर आएंगे, यानी एक्स और वाई के आंसर्स इंटीजर्स आएंगे, तो वो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन होगी। ठीक है, ए और बी की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ए और बी को देखते हुए हमने 3 केसेस बना लिए, या आप 4 केसेस कह सकते हैं। इसको हमने केस नंबर 4 का नाम दे दिया और इसको केस नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, पहले केस को जब हमने देखा तो इस केस में हमारे पास आंसर नहीं आएंगे। जब आंसर नहीं आए तो ये इक्वेशन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। दूसरा केस पकड़ा, दूसरे केस को सोल्व किया
तो x इज इक्वल टू सी ए ओवर ए। अगर c ओवर ए, c भी कोई ना कोई वैल्यू, a भी कोई ना कोई वैल्यू, अगर c ओवर a का आंसर इंटीजर आया, x की वैल्यू इंटीजर आई, तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है। अगर इंटीजर नहीं आया तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। फिर तीसरा केस पकड़ा और कहा इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर एक इंटीजर आया तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है, अगर इंटीजर नहीं आया तो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं है। चौथा केस कहता है अगर a और b जीरो नहीं है, उस वक्त ये हमारे पास आएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। पहले केस में एक्स वाई की वैल्यूज नहीं निकलती, दूसरे केस में एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अगर इंटीजर हुई तो इक्वेशन है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, अगर नहीं तो नहीं। इसी तरह तीसरे केस में भी एक्स की वैल्यू, चौथे केस में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करने के लिए एक थ्योरम बना लिया और कहा कि अगर हम ए और बी की जीसीडी लें, ए और बी की जीसीडी लें, अगर ये डी सी को डिवाइड करेगा, अगर डी जो है वो सी को डिवाइड करेगा, उस वक्त हमारे पास आंसर इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। और अगर इंटीजर्स आएंगे तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर डी ने सी को डिवाइड नहीं किया तो हमारे पास आंसर इंटीजर्स नहीं आएंगे, इंटीजर्स नहीं आए तो ये इक्वेशन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। ये हमें थ्योरम कहता है। और इस चौथे केस का सोल्यूशन पे हमने एक थ्योरम बना दिया और थ्योरम का हम पहला पार्ट देखते हैं कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। इसके सोल्यूशन होंगे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स सोल्यूशन होंगे अगर और सिर्फ अगर d जो है वो c को डिवाइड करे। इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अगर d c को डिवाइड करे और d हमारे पास a और b की जीसीडी है, ठीक है। अब ये थ्योरम का पहला पार्ट था। थ्योरम का दूसरा पार्ट कहता है कि अगर कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, कोई एक आंसर निकल आया, तो इस एक आंसर की मदद से हम बाकी सारे आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ बी डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए डी की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे जैसे टी की वैल्यूज पुट करते जाएंगे हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आता है, हमारे सोल्यूशन आते रहेंगे। तो सारा हम इस थ्योरम को अब सोल्व करते हैं। समझ आ गया इस थ्योरम की। पहले केस में आंसर नहीं निकलते, दूसरे में एक वैल्यू निकलेगी, तीसरे में भी एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और चौथे की वैल्यूज निकालने के लिए हमने इस थ्योरम को यूज़ किया करना है। और अगर ये थ्योरम ठीक है, ठीक तो है, ज़ाहिर सी बात है, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं, तो इस थ्योरम का प्रूव हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो ये थ्योरम का हम प्रूव करने लगे हैं। पहले हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है। इसके आंसर जो है एक्स वाई वो इंटीजर्स होंगे उस वक्त जब डी जो है वो सी को डिवाइड करेगा और डी हमारे पास ए और बी की जीसीडी है। अब यहाँ पे कंडीशन यूज की गई है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है ना, तो इसका मतलब है दोनों साइड से जब कभी भी ये कंडीशन आएगी तो हम प्रूफ के साथ साथ उसका कन्वर्स भी देखा करेंगे, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर और सिर्फ अगर ये कंडीशन है तो फिर ही ऐसा है, इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। यानी कि एक चीज़ है ना, तो अगर वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगा दूं तो ये रिवर्स भी होगी, यानी कि ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है, और ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। तो पहले हम इसका प्रूफ देखा करेंगे, फिर इसका कन्वर्स देखा करेंगे, ठीक है। जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाए उस वक्त आपने प्रूफ भी और कन्वर्स भी लाजमी किया करना, ठीक है। चलिए आइए पहले हम प्रूफ करते हैं। जिसको मर्जी प्रूफ का नाम दे दे, जिसको मर्जी कन्वर्स का नाम दे दिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट को हम ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, पहले इस फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई का एक सोल्यूशन होगा इंटीजर्स अगर d डिवाइड करता है c को, और ये कहा गया है। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि हमें गिवन यानी कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, x और y का आंसर इंटीजर्स आएगा अगर d डिवाइड करता है c को,
और डी हमारे पास क्या है, जीसीडी है। डी हमारे पास क्या है, जीसीडी है ए और बी की। अब देखिए उन्होंने कहा है कि ये चीज़ उसी वक्त मुमकिन है अगर ये है, और ये चीज़ भी उसी वक्त मुमकिन है अगर ये है। देखें ना कि ए एक्स प्लस बी वाई इंटीजर्स होंगे, एक्स वाई इंटीजर्स होंगे अगर और सिर्फ अगर। इस चीज़ में एक्स वाई इंटीजर्स होंगे अगर और सिर्फ अगर डी डिवाइड करता है सी को, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे और यहाँ से ये चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है। और डी हमारे पास जीसीडी है, लिखे या ना लिखे ज़हन में कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस केस को लेके चलते हैं कि ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, कि गिवन हमारे पास लिख लें आप, गिवन हमारे पास है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का आंसर जो है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका आंसर जो है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हैज़ ए सोल्यूशन, हैज़ ए सोल्यूशन, इंटीजर्स लिख लें, इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है ना। अब हमने प्रूव क्या करना है, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डी डिवाइड करना चाहिए सी को, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हम करेंगे कि डी जो है वो डिवाइड करेगा सी को, और डी हमारे पास क्या है, ए और बी की जीसीडी है, ठीक है ना। इसकी मदद से ये प्रूव करेंगे, बाद में इसकी मदद से ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने प्रूव करना है, इसको लेके चलेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और हमें पता है कि डी हमारे पास क्या है, ए और बी की जीसीडी है। जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए थे कि अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर डी ए को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, तो डी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी की मेरी पहली वीडियो सबसे पहले, उसमें मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि अगर ए जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, सी को भी डिवाइड करता है, तो ए जो है वो बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा। इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डी अगर ए को भी डिवाइड करता है, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, डी जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। और ए एक्स प्लस बी वाई हमारे पास गिवन है, गिवन कि ये सी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास डी डिवाइड करेगा, इसकी जगह हमने सी लिख दिया और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसकी मदद से हमने ये प्रूव कर दिया। अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी था तो हमने प्रूव करना था कि जी सी डी डिवाइड करता है सी को। डी ए और बी का जी सी डी है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, जी सी डी की सेकेंड प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है। और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और ए एक्स प्लस बी वाई की जगह हमने सी लिख दिया क्योंकि हमें ये गिवन है, तो इस चीज़, इसकी मदद और इसकी मदद से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। अब ये प्रूव हो गया। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्स देखिएगा। अब कन्वर्स हम कैसे करेंगे, कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम क्या करेंगे, इसको गिवन कर देंगे और इसको प्रूफ में ले आएंगे। यानी कि इसको हमने गिवन कर देना, गिवन अब हमारे पास क्या है, डी डिवाइड करता है सी को, और प्रूफ में ले आएंगे ए एक्स प्लस बी वाई जो है ये सी हैज़ सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इंटीजर्स वाला सोल्यूशन हो, ठीक है ना। अब ये इसका कन्वर्स देखेंगे हम। अब कन्वर्स जो है ये ज़रा लेंथी है, तो इस चीज़ को उठा के हम साइड पे लिख लेते हैं। इसकी समझ आ गई ना, कॉपी पे ले नोट कर लिया होगा। अब हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, हमारे पास गिवन है कि डी डिवाइड करता है सी को, ठीक है ना। हमें गिवन है, कन्वर्ट से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है डी डिवाइड करता है सी को, तो डी डिवाइड करता है सी को, और डी हमारे पास ए और बी की जीसीडी है, डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करें, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर के, ठीक है ना। के बिलोंग करता है इंटीजर में से। अब देखिएगा, अगर हम बेजर्स आइडेंटिटी का यूज़ करें, बेजर्स आइडेंटिटी, बेजर्स आइडेंटिटी, बेजर्स आइडेंटिटी, तो बेजर्स आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर किसके इक्वल आएगा, डी के, ठीक है ना।
बेजर्स आइडेंटिटी कहती है कि अगर D इज ए जीसीडी ऑफ ए बी देन वी कैन राइट एज रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखिएगा ए एक्स, जी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू डी के है और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी है। तो हम ये वाली D की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये वाली जो D की वैल्यू है आई है ना, ये वाली D की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी C इज इक्वल टू डी की जगह आ गया ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई के। ठीक है, इस के को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आएगा C इज इक्वल टू ए के एक्स प्लस बी के वाई। ठीक है, अब देखिएगा x और y ये इंटीजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये इंटीजर्स हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास k भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को अगर आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k को x से मल्टीप्लाई, k को y से, ये भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये आएगा c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर और प्लस b मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, और ये इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया ए एक्स नाट और प्लस इसको नाम दे दिया बी वाई नाट। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ए एक्स नाट और बी वाई नाट इज इक्वल टू सी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स नाट और वाई नाट सोल्यूशन है, एक्स नाट वाई नाट इज ए सोल्यूशन ऑफ, इज ए सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, डी डिवाइड करता है सी से, इसको लेके चले, और हमने प्रूव कर दिया कि एक्स नाट वाई नाट एक सोल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का, और यही हमने प्रूव करना था, और ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये और ये इंटीजर्स है। ये हमारा प्रूव हो गया। और देखना है कि बेजर्स आइडेंटिटी के जरिए एक्स और वाई कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई की जगह एक्स डैश और वाई डैश का नाम दे देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में भी यही है। ठीक है ना, तो यहाँ भी एक्स डैश और वाई डैश ये इंटीजर्स हैं, और ये मिलके हमारे पास ये बना देंगे, बाकी ठीक है ना। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर डी डिवाइड करता है सी को और डी ए और बी का जीसीडी है, देन एक्स नाट वाई नाट एक सोल्यूशन आएगा, और एक्स नाट और वाई नाट हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, एक्स नाट और वाई नाट इंटीजर्स हैं, और ये हमारा प्रूव हो गया। ये इससे हमने ये चीज़ भी प्रूव कर दी और इससे हमने ये चीज़ भी प्रूव कर दी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इस सेकंड पार्ट को, कि अगर एक्स नाट वाई नाट एक सोल्यूशन है किसी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का, देन ये सोल्यूशन सेट हो, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लिया होगा, ये भी नहीं दिया। नेक्स्ट भी देखिएगा, नेक्स्ट अब हम ये सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। तो कहा गया है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स नाट वाई नाट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट x1 y1 is one other solution of ax plus by is equal to c। अब देखें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का एक सोल्यूशन ये निकल के आया था, एक ये। ठीक है ना, एक सोल्यूशन ये निकल के आया था। हम अपने सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसका एक और सोल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है x1 और y1 वाला। ठीक है, तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, ए एक्स नाट प्लस बी वाई नाट इज इक्वल टू सी, यानी कि ये जो गिवन चीज़ थी हमारे पास, ये सोल्यूशन है, तो ये हमने लिख लिया। अब दूसरी हमारे पास ये है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी, ये भी एक सोल्यूशन है।
ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नाम इतना लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 1 1 को छोड़ दें और ये अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, तो इसमें से इसको माइनस किया, ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस बी वाई नॉट इज इक्वल टू ये सी माइनस ये वाला सी, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट और प्लस बी कॉमन लिया वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ जाके माइनस का हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई नॉट, और आप चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई नॉट माइनस वाई हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ पे करते हैं हम इसको थोड़ा सा रफा है। हमें पता है डी जो है वो जीसीडी है ए और बी का, तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू, ए मल्टीप्लाई बाय डी, इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर k1, और इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर k2। ठीक है, और ये जो हमारे पास k1 और k2 आता है इनकी जीसीडी दोबारा 1 होती है। ठीक है, या कोई एक काउंटर एग्जांपल से प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी k1। ठीक है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे डी k1, और ये साथ आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, डी के टू और साथ हम लिखेंगे वाई नॉट माइनस वाई। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। ये डी के साथ हमने कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास आया k1 एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू k2 मल्टीप्लाई बाय वाई नॉट माइनस वाई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। अब देखिएगा, अब मजे की चीज है कि k1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय, अब ये चीज हमारे पास क्या है, वाई नॉट माइनस वाई। वाई नॉट भी हमारे पास क्या है, सोल्यूशन था तो इंटीजर था, वाई भी क्या है, सोल्यूशन है तो इंटीजर है। एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस किया तो ये भी इंटीजर ही आएगा। और यहाँ पे आपने नहीं बताया कि k2 लिखा हुआ है, मैंने y क्यों लिख दिया, यहाँ पे k2 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू k मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है तो हम इसे लिख सकते हैं कि k2 डिवाइड करता है किसको, k1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट को। ठीक है, यानी कि अगर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू इसको ओपन करेंगे दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। सही हो गया। अब k2 और k1 की जीसीडी 1 है, देखें k1 और k2 की जीसीडी 1 है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा हमारे पास क्या था, तो यहाँ पे यूक्लिड लेमा लिखते हैं कि अगर a डिवाइड करता है bc को और b और a और b की जीसीडी 1 है तो उस वक्त a डिवाइड करेगा c को। ठीक है, तो इसी तरह k2 जो है वो डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नॉट को भी, और इसको दोबारा डेफिनेशन के थ्रू हम ओपन करके लिखेंगे, इसको दोबारा हम डेफिनेशन के थ्रू ओपन करके लिखेंगे तो नज़र भी आ रहा है कि नहीं, तो इसको ज़रा हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जब हम इसको दोबारा डेफिनेशन के थ्रू ओपन करके लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू k2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर t कह देते हैं। ठीक है ना, k2 मल्टीप्लाई t कह देते हैं, आप p भी कह सकते हैं। सही, यहाँ से ये एक्स नॉट उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आएगा एक्स नॉट पॉजिटिव हो गया, और प्लस k2 की वैल्यू क्या है, तो k2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, k2 किसके इक्वल आएगा, b ओवर d के, तो b ओवर d मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर t। ठीक है ना, t कोई भी इंटीजर है। अब देखिएगा यहाँ से ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ही इस इक्वेशन से ही हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस k2y वाई नॉट माइनस वाई वन को वैसे ही रहने दिया, वाई नॉट माइनस वाई को इज इक्वल टू k1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने सम इंटीजर लिख लिया, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू k1 जो है वो डिवाइड करेगा k2 मल्टीप्लाई बाय वाई नॉट माइनस वाई को। इन दोनों की जीसीडी 1 है
तो इस वजह से बाय यूजिंग अ यूक्लिड लेमा हम लिखेंगे k1 जो है वो डिवाइड करेगा y0 माइनस y को, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई तो y0 माइनस y किसके इक्वल आएगा, k1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर कह लें t, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से, अब ये चीज़ इधर जाके प्लस हुई और ये इधर आके नेगेटिव हुई, ठीक है। तो y0 ये इधर आके नेगेटिव हुई माइनस k1t और ये उधर जाके प्लस हो गई इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू y0 माइनस k1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये आएगी a ओवर d, तो माइनस a ओवर d मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर t, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। यानी कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिल जाए x0 y0, तो हमने जो चीज़ लेट की थी वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन हमारे पास निकल आएगा और t की वैल्यू जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। नज़र आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सोल्यूशन हो गया। और अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इस x की जगह ये वैल्यू लिख दें, ये x की जगह ये वैल्यू लिख दी और कोमा y की जगह ये वैल्यू लिख दी और t हमारे पास कोई भी इंटीजर है और हमने इसको इस सेट की फॉर्म में लिख दिया और हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इफ़ द ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर पेयर हमें दिया गया था, ठीक है, ये हमने खुद से लेट किया था और इसकी वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम हो गया और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये होगी, ये साबित करना था, हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। रिपीट कर दूँगा, रहने दो, वीडियो दोबारा देख लेना पीछे करके, ठीक है ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।